नमस्कार, मैं डॉक्टर डी.के. सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट पातालेश्वर कॉलेज मसूरी। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ क्रियात्मक प्रश्नों द्वारा समाधान विवरण एवं मेमोरेंडम समाधान विवरण बनाना सीखा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ एडवांस क्रियात्मक प्रश्नों द्वारा क्रियात्मक प्रश्न हल करना सीखेंगे, जिसमें मुख्य रूप से कंपनी की सामान्य उत्पादन क्षमता, नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी से संबंधित प्रॉब्लम भी होंगे, जो परीक्षा और विषय के सामान्य ज्ञान दोनों दृष्टि से बेहद उपयोगी है। पहले कि हम सामान्य उत्पादन क्षमता से संबंधित क्रियात्मक प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करें, संक्षेप में सामान्य क्षमता और स्थायी व्ययों के अवशोषण, नॉर्मल कैपेसिटी एंड रिकवरी ऑफ फिक्स एक्सपेंसेस की अवधारणा को समझना बेहद आवश्यक है। किसी औद्योगिक संस्था की सामान्य उत्पादन क्षमता व वास्तविक उत्पादन से संबंधित आंकड़े दिए हुए हैं तथा वास्तविक उत्पादन सामान्य उत्पादन क्षमता से अधिक या कम है। साथ ही विभिन्न व्ययों का स्थायी एवं परिवर्तनशील व्ययों में विभाजन भी दिया हुआ है। तो ऐसी संस्थाओं की लागत विवरण पत्र, स्टेटमेंट ऑफ कास्ट या लागत पत्र, कास्ट शीट या लागत लाभ हानि लेखा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते समय मुख्य समस्या आती है स्थायी व्ययों के अवशोषण, रिकवरी ऑफ फिक्स एक्सपेंसेस की। छात्रों, यह एक सामान्य धारणा है कि स्थायी व्यय उत्पादन में वृद्धि या कमी होने पर भी अप्रभावित रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि लागत व्ययों में सदैव सामान्य उत्पादन क्षमता को ही ध्यान में रखा जाता है। अर्थात यदि वास्तविक उत्पादन सामान्य उत्पादन क्षमता से कम है तो स्थायी व्ययों का अवशोषण, न्यून अवशोषण, अंडर रिकवरी होता है, और यदि वास्तविक उत्पादन सामान्य उत्पादन क्षमता से अधिक है तो स्थायी व्ययों का अत्यवशोषण, ओवर रिकवरी होता है। सरल शब्दों में कहें तो वास्तविक उत्पादन यदि सामान्य उत्पादन क्षमता के बराबर है, उससे अधिक है या उससे कम है, किसी भी स्थिति में प्रति इकाई स्थायी व्यय नहीं बदलता, वह वही रहता है। छात्रों, आइए अब हम कुछ क्रियात्मक प्रश्नों द्वारा इस नॉर्मल कैपेसिटी से संबंधित कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सामान्य क्षमता, नॉर्मल कैपेसिटी पर आधारित समाधान विवरण पत्र और स्टेटमेंट ऑफ कास्ट बनाना तैयार करेंगे। छात्रों, ऐसे प्रश्न की दो महत्वपूर्ण पहचान है। एक तो प्रश्न में निर्माता कंपनी के सामान्य उत्पादन क्षमता की इकाइयां दी गई रहती है और साथ ही साथ जो है उसके वास्तविक उत्पादन के भी आंकड़े दिए गए रहते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रश्न में सूचना के रूप में निर्माता कंपनी के अप्रत्यक्ष व्यय या ओवरहेड का स्थायी और परिवर्तनशील व्ययों में विभाजन दिया गया रहता है। तो प्रश्न सामान्य क्षमता पर आधारित है, तो ये दो आधार पर आप पहचान कर लेंगे कि प्रश्न जो है नॉर्मल कैपेसिटी पर आधारित है। तो अब हम एक निर्माता कंपनी के सामान्य उत्पादन क्षमता से संबंधित एक क्रियात्मक प्रश्न हल कर देखते हैं। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर a statement showing costing profit and loss, and b another statement reconciling with costing profits with those shown by financial account। एक आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कास्ट जिससे लागत लेखे का लाभ प्रकट हो, और दूसरा आपको बनाना है वित्तीय लेखे और लागत लेखे के मिलान के लिए समाधान विवरण पत्र। जबकि प्रश्न में ये दिया है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे आप डेबिट साइड में देख रहे हैं, कुछ आइटम दिया हुआ, क्रेडिट में दिया हुआ है, और ये जो नेट प्रॉफिट है यही नेट प्रॉफिट वित्तीय लेखों के अनुसार लाभ है। और देखिए कुछ यहाँ पर बातें कही गई है कि द नॉर्मल आउटपुट ऑफ द फैक्ट्री इज 2,25,000 यूनिट। जो कंपनी की या जो है सामान्य उत्पादन क्षमता वो 2,25,000 इकाई है। फिर बोलता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऑफ अ फिक्स नेचर आर ₹27,000
27,000। ये कहता है कि कारखाना के जो खर्चे हैं उसमें स्थायी स्वभाव के कितने हैं, 27,000। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं तो यहाँ हमको दिखता है इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस 45,000 के, तो इसमें बता रहे कि उसमें जो फिक्स नेचर के हैं वो 27,000 का है। फिर कहता है ऑफिस एक्सपेंसेस आर कांस्टेंट। ऑफिस एक्सपेंसेस जैसे हम देख रहे हैं 13,500, ये बोलता है सारे के सारे जो ऑफिस ओवरहेड हैं वो सभी स्थिर हैं। और फिर ये कहता है कि सेलिंग एक्सपेंसेस कांस्टेंट टू एक्सटेंट ₹3,000 एंड बैलेंस वेरियस विथ सेल्स। ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 9,000 रुपए का है, इसमें 3,000 रुपए तो स्थायी हैं और बाकी बिक्री के साथ परिवर्तनशील। तो ये जो आपको जो दो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं कि कंपनी की सामान्य उत्पादन क्षमता दी गई है वो है 2,25,000, और यहाँ हम सेल्स में देखते हैं 1,50,000, ये इसकी वास्तविक उत्पादन क्षमता। वास्तविक उत्पादन क्षमता 1,50,000 में इसलिए कह रहे हैं कि आप ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें तो यहाँ ना तो ओपनिंग स्टॉक है और ना ही क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कंपनी 1,50,000 इकाई बनाती है और इसी को ही बेचती है, यही इसकी वास्तविक उत्पादन क्षमता। तो एक तो इसकी नॉर्मल कैपेसिटी दी गई है, फिर इसका वास्तविक उत्पादन दिया है, और फिर ये बताया है कि खर्चों में कितना स्थायी है और परिवर्तनशील है। तो निश्चित रूप से प्रश्न ये जो है नॉर्मल कैपेसिटी पर आधारित है। और छात्रों, जैसा कि इस वीडियो लेक्चर के प्रारंभ में हमने आपको जो है सामान्य क्षमता और स्थायी व्ययों के अवशोषण, नॉर्मल कैपेसिटी एंड रिकवरी ऑफ फिक्स एक्सपेंसेस के कॉन्सेप्ट के संबंध में ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि वास्तविक उत्पादन यदि सामान्य उत्पादन क्षमता के बराबर है, उससे अधिक है या कम है, प्रति इकाई स्थायी व्यय स्थिर ही रहेंगे, किसी भी स्थिति में उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी स्थायी व्यय पर यूनिट का अवशोषण कास्ट अकाउंट में प्रति इकाई लागत उसकी क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो यहाँ देखिए हम निकाल के देखते हैं इसका कि सबसे पहले निकालेंगे इसकी जो है पर यूनिट रेट ऑफ फिक्स ओवरहेड। तो चलिए इसको निकालते हैं हम। पर यूनिट रेट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड। सबसे पहले तो ले लेते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस को। फैक्ट्री ओवरहेड देखिए, इस प्रश्न में कहता है कि 27,000 जो है फैक्ट्री एक्सपेंसेस फिक्स नेचर के कितने हैं, 27,000। तो 27,000 डिवाइडेड बाई इसका जो नॉर्मल कैपेसिटी है, तो नॉर्मल कैपेसिटी इसके देखिए ये है 2,25,000, 2,25,000। ये डिवाइड कर देंगे हम इसको, ये आ जाएगा 0.12 पर यूनिट। अब हम देखते हैं ऑफिस ओवरहेड। स्थायी ऑफिस ओवरहेड जैसे बोला है कि सारे के सारे जो है ऑफिस एक्सपेंसेस आर कांस्टेंट, सारे के सारे ऑफिस ओवरहेड जो क्या है स्थायी स्वभाव के हैं। तो यहाँ देखिए कितना है 13,500 डिवाइडेड बाई नॉर्मल कैपेसिटी। ये आएगा 0.05866 समथिंग, इसको हम ले लेते हैं 0.06 पर यूनिट। फिर देखते हैं इधर ये रह गया है तीसरा इसका ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड में देखिए सेलिंग ओवरहेड है तो इसका जो है 9,000, यहाँ पर बोलता है कि जो फिक्स नेचर के हैं वो कितने हैं 3,000, और बाकी क्या है जो है वो बिक्री के साथ परिवर्तनशील। तो 3,000 डिवाइडेड बाई नॉर्मल कैपेसिटी, तो नॉर्मल कैपेसिटी है इसका
2,25,000। ये आएगा 0.013333, यहां तक कभी इसको ले लो। अब देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के पर्पस से आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जाते हैं कास्ट अकाउंट में व्ययों को लिखने के दो तरीके हैं। कुछ खर्चे वास्तविक रूप में लिखे जाते हैं, जो कि वास्तव में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट दोनों में वास्तविक रूप में लिखे जाते हैं, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ओवरहेड हैं वो वास्तव में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं फाइनेंशियल अकाउंट, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लाइन में उसके वास्तविक वे लिखे जाते हैं। लेकिन कास्ट अकाउंट में ये इनकी रिकवरी जो है इनके अनुमान के आधार पर होता है, ये एस्टिमेटेड होते हैं। तो देखते हैं इनकी रिकवरी यहाँ पर कैसे होती है फिक्स की। ये तो हमने पर यूनिट निकाल लिया जो है। अब आते हैं पहले जो है फैक्ट्री ओवरहेड। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड देखिएगा 45,000 का, और यहां बताया 27,000 फिक्स है कास्ट के पाउंड से, तो बाकी वेरिएबल होगा। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट के पर्पस से कितना वेरिएबल होगा। वेरिएबल और फिर इसी फैक्ट्री ओवरहेड का निकाल लेते हैं अपन जो है वो है फिक्स्ड। वेरिएबल देखिए टोटल तो है कितने 45,000, इसमें 27,000 तो फिक्स है, तो वेरिएबल हुए 18,000। और फिक्स हमने निकाल लिया हुआ है, कितना है वो 12 पैसे प्रति इकाई। तो वास्तविक इसको उत्पादित इकाइयों की संख्या कितनी है 1,50,000। तो 1,50,000 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.12, दिया जाएगा लगभग, ये आएगा 18,000। तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड हुआ कास्ट अकाउंट में लिखे जाने वाले, ये हो जाएंगे 36,000। अब हम देखते हैं ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड जो लिखे जाएंगे कहाँ, कास्ट अकाउंट में। चूंकि सारे के सारे आपके जो है ऑफिस ओवरहेड है वो स्थिर है, और स्थिर का पर यूनिट आया हुआ है कितना 0.06। तो 1,50,000 में मल्टीप्लाई करेंगे अपन 0.06 का, तो ये लगभग आएगा 9,000। और लास्ट बच गया वो है आपका सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड में बताया कि 3,000 तो स्थायी है और बाकी बिक्री के साथ परिवर्तनशील। तो यहां देखिए निकाल लेते अपन वेरिएबल टोटल है देखिए 9,000, इसमें स्थिर स्वभाव के हैं 3,000, तो वेरिएबल हो गया ये कितने 6,000 के। अब फिक्स देखते, फिक्स पर यूनिट हमने निकाला हुआ है इसका 0.0133 1,000, 1,50,000 इसकी वास्तविक उत्पादन है। 1,50,000 मल्टीप्लाई करेंगे 0.1333, यह आएगा लगभग 2,000, 8,000। यानी लागत लेखे में सेलिंग ओवरहेड लिखे जाएंगे 8,000 के,
ऑफिस ओवरहेड लिखे जाएंगे 9000 के और फैक्ट्री ओवरहेड होगा 36,000 का। अब हम देखते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना के और उसके बाद फिर हम दोनों के लाभों में अंतर को दूर करने के लिए समाधान विवरण बनाएंगे। ये देखिए छात्रों, बना हुआ है ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो सबसे पहले देखिए इसमें लिखा हुआ है मटेरियल कंज्यूम 1,50,000। यहाँ देखिए मटेरियल कंज्यूम कितने हैं 1,50,000 और फिर है डायरेक्ट वेजेस वो कितने के 75,000। जैसा कि प्रारंभ में कहा गया कि लागत लेखे में जो प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय हैं वो वास्तविक व्यय को ही लिखे जाते हैं और इसके बराबर जो ओवरहेड रहते हैं वो लागत लेखे में अनुमान के आधार पर लिखे जाते हैं, जबकि वास्तविक व्यय लिखे जाते हैं लाभांश लेखे में। तो 1,50,000 से 75 तो ये प्राइम कास्ट आ गया 2,25,000। फिर हम देखते हैं इसका जो है फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड। ये देखिए हमने निकाला था, फिक्स निकाला था हमने 18,000 और वेरिएबल निकाला था 18,000। ये टोटल हो गया 36,000। फिर ऑफिस ओवरहेड सारे के सारे जो स्थायी थे ये हमने निकाला था 9,000। ये आ गया वर्क कॉस्ट और यहाँ हमने जो ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस किया तो ये हो गया क्या है ऑफिस कास्ट। और फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यहाँ हमने कैलकुलेट किया था, वेरिएबल थे इसमें कितने के आपके 6,000 और फिक्स था 2,000, तो ये था आपके 8,000। तो ये प्लस करने से टोटल कास्ट आ गए थे 2,78,000 और चूंकि सेल 3 लाख रुपए का है तो प्रॉफिट हुआ 22,000 रुपए का। तो लागत लेखे के अनुसार प्रॉफिट होता है 22,000 और वित्तीय लेखों के अनुसार लाभ कितना है 7,500। चूंकि दोनों लाभों में अंतर है तो इस अंतर को दूर करने के लिए हम बनाएंगे समाधान विवरण पत्र। तो देखते हैं समाधान विवरण पत्र में। समाधान विवरण पत्र आपको पता है कि जिन खर्चों को आधार हमारा रहता है लागत लेखे का लाभ, जिन खर्चों को अधिक लिख दिया गया है लागत लेखे में तो जितना अधिक लिखा गया उसको प्लस करते हैं और जिन खर्चों को कम लिखा गया है लागत लेखे में जिसके फलस्वरूप लागत लेखे का लाभ बढ़ गया था उसको हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो ये देखिए इसका जो है समाधान विवरण पत्र। सबसे पहले हम लिखते हैं लागत लेखे के लाभ के अनुसार, तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, लागत लेखे के अनुसार क्या है आपका लाभ, ये कितने हैं आपके 22,000, ये हमने लिख लिया 22,000। इसके बाद देखिए कि हम कंपेयर करते हैं कि सारे खर्चों में कौन कहाँ कितना लिखा गया था। देखिए सबसे पहले यदि बात करें किसके हम जो है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखा गया था 45,000 और यहाँ लिखा गया कितना है आपका 36,000। तो ये आप देखिएगा 9,000 रुपए कम लिखे गए हैं कास्ट अकाउंट में। ये कास्ट अकाउंट में ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है और ये क्या है आपका कास्ट अकाउंट। वित्तीय लेखों में लिखा गया है जो है वो 45,000 और जबकि लागत लेखे में कितना लिखा गया है 36,000 का। तो इन दोनों में अंतर कितना है 9,000। 9,000 कम लिखे गए लागत लेखे में, तो लागत लेखे का लाभ 9,000 से बढ़ गया था, तो अब हम इसको क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस। इसके बाद दूसरा देखते हैं कि दूसरा एक्सपेंसेस है वो है ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस यानी वित्तीय लेखे में लिखा गया कितना था 13,500 और लागत लेखे में कितना लिखा गया है ये 9,000। तो 4,500 रुपए लागत लेखे में क्या लिखे गए हैं कम लिखे गए हैं। तो इस कम के कारण लागत लेखे का लाभ बढ़ गया वित्तीय लेखे की तुलना में 4,500 से। तो इसको भी हम समाधान विवरण बनाते समय लागत लेखे के लाभ से माइनस कर देंगे, तो 4,500 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका माइनस। फिर तीसरा एक्सपेंसेस हम देखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वित्तीय लेखे में लिखा गया है कितना 9,000 और लागत लेखे में लिखा गया कितना 8,000। तो ये भी देखिए वित्तीय लेखे में ज्यादा लिखा गया और लागत लेखे में कम। तो लागत लेखे में कितना कम लिखा गया है 1,000 रुपए। तो 1,000 रुपए से लागत लेखे का लाभ बढ़ गया वित्तीय लेखे के तुलना में। तो समाधान विवरण बनाते समय हम लागत लेखे के लाभ में 1,000 रुपए माइनस करेंगे, तो 1,000।
तो यहाँ तीनों आइटम यहाँ पर देख रहे हैं माइनस हो रहा है और इन तीनों का टोटल होता है 14,500। तो ये जो 22,000 है इसमें माइनस हो जाएगा 14,500, तो आएगा 7,500। तो 7,500 देखिए, अब आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो भी नेट प्रॉफिट यानी वित्तीय लेखे के लाभ कितना है 7,500, और हमारा समाधान विवरण भी बताता है कि प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलता है कितना 7,500। तो ये जो समाधान विवरण बना हुआ है ये समाधान विवरण क्या है, ठीक। छात्रों, कभी कभी प्रश्न में न तो लागत लेखे के अनुसार लाभ दिया गया रहता है और न ही वित्तीय लेखे के अनुसार लाभ दिया रहता है, बल्कि प्रश्न में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई रहती हैं और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप लागत लेखे के अनुसार लाभ ज्ञात करें, फिर वित्तीय लेखे के अनुसार लाभ ज्ञात करें और फिर दोनों लाभ में अंतर को दूर करने के लिए समाधान विवरण बताएं। जैसे ये प्रश्न देखिए, ये अर्थ करता है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा होता है रिकाउंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो देखिए रॉ मटेरियल दिया है, ये वेजेस दिया है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, और ये दिखा है सेल प्राइस, बिक्री दिया हुआ है। फिर बोलता है वर्क ओवरहेड इज 100% ऑन लेबर एंड ऑफिस ओवरहेड इज 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो देखिए छात्रों, इसमें जो है सबसे पहले हम तैयार करेंगे लागत विवरण पत्र। लागत विवरण पत्र में आपको पता है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है रॉ मटेरियल कंज्यूम वेजेस, ये तो वित्तीय लेखे में भी वास्तविक में ही लिखे जाते हैं और लागत विवरण पत्र में ही वास्तविक लिखे जाते हैं। लेकिन ये जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस है, ये वास्तविक व्यय लिखे जाते हैं लाभ हानि लेखे में, वित्तीय लेखे के अंतर्गत, और ये खर्च होते हैं अनुमानित लागत लेखे में। तो देखते हैं लागत लेखा बना के, इसमें जो है सबसे पहले बनाएंगे आप जो है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो देखिए मटेरियल कितने हैं, वो 14,600 ये हमने लिख लिया। फिर है वेजेस यहाँ पर 23,200 ये आपने लिख दिया। तो प्राइम कास्ट मूल लागत आ गई अब 37,800। और फिर देखिए यहाँ पर बोलता है वर्क ओवरहेड इज 100% ऑन लेबर। देखिए आपका जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस ये वित्तीय लेखे में ये वास्तविक है, तो ये वित्तीय लेखे में लिखाएंगे 22,840। लेकिन यहाँ जो है वर्क ओवरहेड 100% होगा लेबर, यानी लेबर कितने आपके 23,200 रुपए। यही 23,000, चूंकि 100% इसका 23,200 होगा, ये होगा वर्क ओवरहेड। ये हमने लिख लिया यहाँ पर कारखाना व्यय कितना 23,200 और प्राइम कास्ट में प्लस किए तो ये आ गया कारखाना लागत। वर्क कास्ट कितना हो गया 61,000। फिर हम लिखते हैं इसमें ऑफिस ओवरहेड को, ऑफिस ओवरहेड प्लस होगा, ऑफिस ओवरहेड होता है 20% वर्क का, यानी कारखाना लागत का 20% है वो ऑफिस ओवरहेड है। तो ये देखिए कारखाना लागत है 61,000, इसका 20% निकालेंगे तो ये आएगा 12,200, वर्क कास्ट में प्लस कर देंगे तो टोटल कास्ट आ जाएगा 73,200। चूंकि यहाँ सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो क्या इतना है 88,400, तो यहाँ हम 88,400 पहले से लिख सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस होगा प्रॉफिट कितना है वो आपका 15,200। तो ये प्रॉफिट है कास्ट अकाउंट का। तो कास्ट अकाउंट प्रॉफिट बताता है 15,200। अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ताकि जान सकें वित्तीय लेखे के अनुसार लाभ कितना है। तो ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले तो हमने लिख लिया ये रॉ मटेरियल को, फिर ये वेजेस दोनों लिख लिए। अब चूंकि वित्तीय लेखे में सारे व्यय वास्तविक होते हैं तो यहाँ पे देखिए वास्तव में फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना 22,840, ये 22,840। ऑफिस एक्सपेंसेस है 12,420, ये 12,420, और बिक्री कितना है 88,428। क्रेडिट का टोटल करते हैं तो आता है 88,400, और इसमें से 1 2 3 4 ये प्लस करके माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आता है कितना है वो 15,340। यानी वित्तीय लेखे के अनुसार लाभ होता है 15,340। तो अब हम ये दोनों प्रॉफिट में देखते हैं कि लागत लेखा लाभ बताता है 15,200 और वित्तीय लेखा लाभ बताता है 15,340। तो इस अंतर को दूर करने के लिए अब हम बनाएंगे समाधान विवरण। समाधान विवरण बनाते समय सबसे पहले हम लागत लेखे के अनुसार क्या करते हैं, लाभ को लिख लेते हैं। तो लागत लेखे के अनुसार लाभ देखिए कितना है 15,200, जो हमने निकाला था 15,200, ये हमने लिख लिया। अब हम कंपेयर करते हैं इनकी जो ओवरहेड है इनमें क्या अंतर आया है। तो जैसे पहले देखते हैं कि वर्क ओवरहेड यहाँ कितने लिखे गए थे, जो 23,200 लिखे गए हैं कास्ट अकाउंट में, और ये लिखे गए हैं
22,840 लिखा गया है फाइनेंशियल अकाउंट में, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाता है, वो होता है 360 रुपए। 360 रुपए देखिए, ये कास्ट अकाउंट का है और ये क्या है, ये कास्ट अकाउंट का है और ये क्या है आपका फाइनेंशियल अकाउंट का है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखिए कम लिखा गया और कास्ट अकाउंट में क्या है ज्यादा। कितना ज्यादा लिखा गया, 360। तो 360 से कास्ट अकाउंट का प्रॉफिट कम हो गया। तो समाधान विवरण बनाते समय हम लागत लेखे के लाभ में 360 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये 360 प्लस कर दिए। और एक दूसरा ओवरहेड है, वो है आपका ऑफिस ओवरहेड। तो ऑफिस ओवरहेड देखिए कास्ट अकाउंट में लिखा गया है 12,200, ये कास्ट में लिखा हुआ है। और हम देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कितना लिखा है, वो लिखा है 12,420, ये लिखा गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा, इन दोनों का डिफरेंस होता है 220 रुपए। ये वित्तीय लेखे में लिखा गया है और में कम देखे लिखा गया है 220 रुपए। तो कम लिखने से लागत लेखे का लाभ बढ़ गया वित्तीय लेखों से। तो अब समाधान विवरण बनाते समय हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये देखिए हमने माइनस कर दिया हुआ ये। तो 15,200 में हमने प्लस किया 360, तो ये हो गया 15,560 और माइनस किया 220, तो ये कितने आ जाएंगे यहाँ 220। ठीक है, तो ये आ गया आपके प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 15,340। और आप देख सकते हैं कि लाभ हानि लेखा क्या बताता है आपका 15,340, यानी हमने 15,220 स्टार्ट किया और पहुंचे कहाँ तक, 15,340। छात्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। किसी भी कास्ट अकाउंट की बुक से आप इस चैप्टर से संबंधित अधिक से अधिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, जितने अधिक आप क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे, इस विषय पर आपकी पकड़ उतनी ही मजबूत होती जाएगी। आपकी सुखद एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं सहित धन्यवाद, नमस्कार।